हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन में अगर हम करंट फ्लो करवाएं तो वो हीट अप हो जाते हैं या उनके अंदर हीट एनर्जी पैदा होती है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इसी तरह इलेक्ट्रिक कैटल जिसमें हम कोई लिक्विड वगैरह गर्म कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हीट एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले आज हमने देखना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और इसकी रीजन क्या है। देखिए, फर्ज कर ले मेरे पास ये एक कोई भी मेटल की वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है। अब फर्ज कर ले मैं इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर देता हूं, यानी बैटरी का पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल फर्ज करें उस तरफ है और नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल फर्ज करें इस तरफ है। तो होता क्या है, अगर आप वायर की बात करें तो वायर चूंकि सॉलिड है, इसके अंदर कुछ एटम्स होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और ये मैक्सिमम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पता क्या करते हैं, वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यानी फर्ज कर ले ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये लो बैटरी के नेगेटिव से हाई पोटेंशियल यानी बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और इस दौरान ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, यानी रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। अब देखें, जैसे ही ये एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, ये अपनी एनर्जी का काफी सारा हिस्सा उन एटम्स को सप्लाई कर देते हैं और वो जो लेटेस्ट एटम्स है उनके पास जब एक्स्ट्रा एनर्जी आती जाती है तो उनकी वाइब्रेशन फास्ट होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाउंड है। जो कि ये बाउंड है एक फिक्स जगह पे वाइब्रेट करने के लिए, तो ये जो एक्सेसिव एनर्जी है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है और ये जो मेटल की वायर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होती जाएगी। अगर आप इसको टच भी करेंगे ना थोड़ी देर बाद, करंट को ऑफ करने के बाद, अभी ऐसे ही टच नहीं कर लेना, करंट को ऑफ करने के बाद जब आप इसको टच करेंगे ना तो ये आपको थोड़ी सी हीटेड फील होगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यही इफेक्ट है जो हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक कैटल में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, दैट इज हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें कैपिटल H जो है ये हीट एनर्जी को जाहिर कर रहा है, आई करंट को जाहिर कर रहा है, कैपिटल R रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है जो अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस भी करेंगे, और स्मॉल t टाइम को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे। अभी जस्ट हम इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंट को डबल करें तो हीट कितनी पैदा होगी, रेजिस्टेंस को डबल करें तो क्या होगा, टाइम को डबल करें तो क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ये बातें बता सके। जरा मुझे बताइए, अगर मैं करंट को डबल करूं तो हीट में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, करंट के साथ स्क्वायर में रिलेशन है हीट एनर्जी का, इसका मतलब है करंट को डबल करूंगा तो हीट एनर्जी में स्क्वायर में फर्क पड़ेगा, यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल करता हूं तो हीट एनर्जी डबल होगी क्योंकि सिंगल पावर वाला रिलेशन है। इसी तरह टाइम को डबल करूंगा तो हीट एनर्जी डबल होगी क्योंकि टाइम के साथ भी हीट का सिंगल पावर वाला रिलेशन है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये अमूमन घरों में डेली रूटीन लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते। देखिए, फर्ज कर लें मैं एक ऐसी डिवाइस की बात करने लगा हूँ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, जब हम इसको करंट सप्लाई करते हैं ना तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, इसको अगर लोहे वगैरह के ऑब्जेक्ट्स के करीब लेके जाएंगे ना, या इसके करीब छोटे छोटे लोहे के आयरन के पार्टिकल्स लेके आएंगे, तो वो सारे पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहा हूं, जैसे ही इसमें करंट आप फ्लो करवाएंगे तो ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने मैग्नेट का काम करना शुरू कर दिया। यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, ये मैं आपको डिटेल में चैप्टर 14 में भी करवाऊंगा, इसलिए इस चैप्टर 13 में आप जस्ट ये याद रख लें कि जैसे ही किसी वायर में करंट फ्लो करता है, फर्ज कर लें ये सामने आपको एक वायर नजर आ रही है, अगर इसमें
कन्वेंशनल करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसको बस आप एक दफा याद रख लें कि ये एक करंट है, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है और इसके अंदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है। इसको डिटेल में हम चैप्टर 14 में चूंकि करेंगे, इसलिए यहां सिर्फ आप इतना ही याद रखें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है ना, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब बाजार से जाते हैं, एक सेल परचेज करते हैं, उस सेल को आके आप घरों में मुख्तलिफ टॉयज, रिमोट कंट्रोल वगैरह के अंदर डालते हैं, तो उनके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। यहां कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है? दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी सेल, किसी भी बैटरी, इनके अंदर असल में जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं ना, वो किसी ना किसी केमिकल, किसी ना किसी लिक्विड, किसी ना किसी इसी तरह के सोर्स या किसी ना किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और आज मैं आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूंगा और आपको समझाऊंगा। फर्ज कर लें मेरे पास ये एक सेल की तरह की अरेंजमेंट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, इसमें क्या कुछ है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने उस केमिकल का सोल्यूशन रखा हुआ है, जिसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवाना है। ठीक है, इसे ही तो हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें एक बैटरी के साथ हमने दो कॉपर की प्लेट्स को अटैच कर दिया है। उस तरफ फर्ज कर लें पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कॉपर की एक प्लेट के साथ अटैच किया और कॉपर की प्लेट को आपने उस कंटेनर के अंदर किसी अरेंजमेंट में रख दिया। इसी तरह इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल था, इसको भी आपने एक कॉपर की प्लेट या कॉपर के रॉड के साथ अटैच किया और इसको भी उस कंटेनर के अंदर रख दिया। इस कंटेनर में पता क्या है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है। कॉपर सल्फेट को जब भी पानी के साथ मिक्स करते हैं खास मिकदार में, तो कॉपर और कॉपर सल्फेट जो है ना, ये क्यूप्रस कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आइंस में डिवाइड हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ भी कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आइंस फर्ज कर लें बन गए हैं। ये जो लिक्विड है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ जो दोनों रॉड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। जिस रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है उसे एनोड कहते हैं, और जिसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है इसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, और ये सारी अरेंजमेंट को बोलते हैं वोल्टामीटर। अब यहां हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोलाइट यानी इस सोल्यूशन के अंदर चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में क्या हो रहा होगा, जरा गौर कीजिए। कैथोड मेरी तरफ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड जो है ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी फिर ये तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके करीब क्या आएगा, इसके करीब कॉपर 2+ आइन आएगा। तो कॉपर पॉजिटिव आइन है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, अब कैथोड के पास चूंकि एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और कॉपर पे पॉजिटिव आइन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कॉपर जो है ना, वो यहां से आके अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा। एट कैथोड में क्या होगा, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से और खुद कॉपर न्यूट्रल एटम बन जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। और ये न्यूट्रल एटम बन के कैथोड के साथ ही चिपक जाएगा, यानी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन के अंदर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कॉपर आयन की जो मिकदार है ये कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देखिए सल्फेट के साथ क्या होगा। देखिए दूसरी तरफ एनोड है, यानी वो बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। एनोड के साथ क्या होगा, एनोड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है एनोड के पास, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है। तो ये सल्फेट एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और सल्फेट जैसे ही एनोड पे पहुंचेगा तो एनोड से, क्योंकि एनोड भी कॉपर का रॉड है, एनोड से कॉपर का एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब मैं बता रहा हूं एनोड पे क्या होगा। देखिए कॉपर पहले न्यूट्रल एटम था,
जो कॉपर प्लेट में मौजूद था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और खुद कॉपर 2+ आयन बन गया। और कॉपर 2+ आयन बन के ये एनोड से उतर के सोल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन में कैथोड की तरफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा था और एनोड से कॉपर उतर के सोल्यूशन में आयन की फॉर्म में शामिल होता जा रहा है। इसका मतलब है सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि जितने कॉपर आयन्स यहाँ एटम बनकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, उतने ही कॉपर एटम आयन बन के सोल्यूशन में शामिल होते जा रहे हैं। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी कॉपर 2+ आयन प्लस सल्फेट 2- आयन, ये दोनों मिलकर दोबारा से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सेम उसी कंसंट्रेशन के साथ इसको बरकरार रखेंगे। तो ये मैंने आपको जो बताया, दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और यहाँ जो हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रोलिसिस में हमने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की एक छोटी सी एग्जांपल देखी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन, ये दोनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। यानी सल्फेट एनोड की तरफ जा रहा था और कॉपर 2+ आयन कैथोड की तरफ जा रहा था। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इसी मूवमेंट को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का किसी केमिकल के अंदर से पास कर जाना, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी केमिकल के अंदर फ्लो करना, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और यही इफेक्ट है जो हर सेल के अंदर हो रहा होता है, चाहे वो प्राइमरी सेल है चाहे सेकेंडरी सेल है। आपने केमिस्ट्री में ये डिटेल